अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन आप सबका बहुत अच्छा गुजरेगा। आज का दिन इंतहाई तारीख़ी दिन है इस लिहाज से कि एक ऐसी शख्सियत जन्म लेती है जो दुनिया के नक्शे को बदल देती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 143वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहां भी पाकिस्तानी मुकीम हैं, उन्हें आज के दिन की मुबारकबाद। इसके साथ साथ आज दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। उन्हें भी टीम 92 न्यूज़ मुबारकबाद पेश करती है और दुआ गो है कि ये दिन आपके लिए बाइस मुसर्रत हो। बहुत सी खुशियाँ आप इस दिन समेटें। अपने प्रोग्राम में हस्बे मामूल हम तस्करा करेंगे उन खबरों का जो आम तौर पर छापी नहीं जाती हैं, रोज़नामा 92 न्यूज़ का हिस्सा होती हैं। वो खबरें जो आम तौर पर आपके साथ शेयर नहीं की जाती हैं, हम इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पे जो डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं उनको लेकर आते हैं। ये खबरें भी हम आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से फ़रीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा से फ़जल तवाब, पेशावर से तैमूर ख़ान, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इकराम होती, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सबसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले फ़रीद साहब आपकी तरफ आएंगे। आपकी खबर है सी पैक मनसूबे के तहत मुस्तकबिल में कराची की बंदरगाहों पर तिजारती सामान की आमदोरफ्त में कई गुना इजाफा होने का इम्कान है और जिसके पेश नज़र एक मोटरवे बनाई जाएगी। बताइएगा ये मोटरवे किस जगह तामीर की जाएगी, इस पे लागत कितनी आएगी, पाकिस्तान की जानिब से इतने कितना कंट्रीब्यूशन है, चीन इसमें कितना ताउन कर रहा है। सी पैक जैसे मुकम्मल हो रहा है, इसके साथ जो है इस बात की उम्मीद है कि मुल्क में जो है दीगर सी पैक के मुकम्मल होने के बाद काफ़ी सामान जो है कराची के ज़रिए मुल्क के दीगर हिस्सों में जाएगा, जिसकी वजह से आमदोरफ्त ट्रालर्स की और हैवी ट्रैफिक की बहुत बढ़ सकती है। तो जिसके लिए कराची की बंदरगाह जो है इस वक्त ऐसी लोकेशन पे है कि जहां पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक ही है, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। कराची में जो है ट्रैफिक को 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक आ नहीं सकता। आने के लिए अगर 11 बजे के बाद जब हैवी ट्रैफिक आता है तो कराची की सड़कें जो है एक अज़दहाम हो जाता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, हादसा होते हैं और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है हैवी ट्रैफिक की वजह से। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए सी पैक की तकमील के बाद कराची पोर्ट के ऊपर जो आमदोरफ्त होगी, सामान की तजारती सामान की जो आमदोरफ्त का सिलसिला जो बढ़ेगा, उससे निपटने के लिए चाइना ने जो है पाकिस्तान को $20 अरब की सरमायाकारी की पेशकश की है। और ये सरमायाकारी चाइना ने इस सूरत में करने को हामी भरी है कि कराची पोर्ट से लेके पोर्ट कासिम तक समंदरी रास्ते पे एक फ्लाईओवर बनाया जाए, जिससे जो बराह रास्त कराची पोर्ट से पोर्ट कासिम को मिला दिया जाएगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जो ट्रैफिक का अज़दहाम रोडों पे इस वक्त मौजूद है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरे के जो सी पैक बनने के बाद जो जहाज़ आएंगे, जो उनसे सामान आएगा, जो कंटेनर्स आएंगे, उनको बआसानी जो है शहर मुल्क के दीगर हिस्सों में पहुँचा दिया जाए। कराची में इस वक्त जो पोर्ट आने का रास्ता है हमारा, वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के ज़रिए आता है, सुपर हाईवे के ज़रिए आता है, माई कलाची रोड के ज़रिए आता है, और दूसरा बड़ा जो रास्ता है सुपर हाईवे से आता है या शारे फैसल से होता हुआ आता है। लेकिन जब ये ट्रैफिक हमारा किसी वजह से रुकावट आ जाती है तो उसकी वजह से पूरा स्टक हो जाता है, पूरी मुंजमद हो जाती है और उसकी पोर्ट बंद हो जाती है, या कोई हंगामी हालात में शहर में कोई हंगामी हालात होते हैं तो उसकी वजह से रास्ते बंद होने की वजह से पोर्ट पे मुकम्मल तौर पे काम बंद हो जाता है। अगर ये पुल बन जाता है जो KPT से डायरेक्ट पोर्ट कासिम तक जाएगा तो उससे बराह रास्त ये समंदर के रास्ते जो है पोर्ट कासिम से आके ये मुल्क के दीगर हिस्सों में जा सकता है। लेकिन हुआ ये है कि चाइना ने जो है ये तकरीबन 8 से 10 माह हो चुके हैं, ये पूरा इनको एक पेशकश की है कि हम आपके साथ ये सरमायाकारी करेंगे, $20 अरब का इस पर खर्चा है, जो कि पूरा का पूरा चाइना देने को तैयार है। लेकिन हमारी जो वफाकी हुकूमत है, वफाकी मिनिस्ट्री है, उसने इसको इस अहम तरीन मनसूबों को जो है एक रद्दी की टोकरी में डाला हुआ है। इस पर कोई अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, इस पर कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई है कि इसको कैसे करना है, जिसकी वजह से इस बात का खदशा है कि जो चाइना ने अभी इनको पेशकश की है वो इसको वापस भी ले सकता है। हमारे ज़रा ये बोलते हैं, KPT के जो हमारे ज़रा हैं, उनका कहना ये है कि समंदरी रास्ते पे पुल बनाने से ना जो है हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसकी वजह से ना ही हमें कोई यूटिलिटी सर्विसेज को छेड़ना पड़ेगा, ना दीगर कोई मसाइल पैदा होंगे। ये पोर्ट जो है पूरा समंदर के ऊपर से जाएगा। आने वाले वक्त के अंदर जब सी पैक मुकम्मल होगा तो यहाँ पर जहाज़ों के लंगर अंदाज बहुत ज़्यादा होगा। जो आज 100 जहाज़ आ रहे हैं तो उस वक्त तकरीबन 200 से 300 जहाज़ आएंगे या 500 जहाज़ भी आ सकते हैं। उनका सामान शहर से दीगर हिस्सों में पहुंचाना मुल्क के
बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये पुल बन जाता है और वफाकी हुकूमत संजीदगी से इस पर काम करती है, MOU साइन कर देती है चाइना के साथ मिलकर, तो इस पर आइंदा 6-8 महीने में काम शुरू हो सकता है और आइंदा 4 से 5 साल में ये पुल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन वफाकी हुकूमत ने अभी तक इस पर कोई पेशरफ नहीं की है। KPT के हुक्काम की जानिब से मुतादिद मरतबा वफाकी हुकूमत से इस पेशकश पर नजर। शेख फरीद आलम, आपने बहुत डिटेल में बताया और CPEC मंसूबे के तहत ये ऑफर कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से अभी तक उन्हें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा। क्या वजह है? लेकिन ये मामला गंभीर हो सकता है। जो ट्रैफिक बढ़ेगा, ज़्यादा जहाज़ पोर्ट पे आएंगे तो फिर मसाइल बढ़ते ही जाएंगे। बटी साहब, आपकी तरफ आते हैं। पहले हमने एक मामला उठाया था पीको कंपनी, जो पाकिस्तान की इंजीनियरिंग कंपनी है। बहुत सी मसनूआत घरों में आज भी इस कंपनी की मौजूद हैं, अभी तक ये इंजीनियरिंग कर रही है। लेकिन जो इनसाइडर ट्रेडिंग के ज़रिए इसके असासे बेचे गए थे, इसके शेयर्स औने पौने दामों फरोख्त कर दिए गए थे। उसके बाद नैब की तहकीकात जारी हैं, लेकिन एक तरफ नैब की तहकीकात, दूसरी जानिब नैब की हिदायत के बावजूद जो निजी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने वजारत सनत व पैदावार में इजलास मुनक्किद किया। क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं? और इस इजलास को मुनक्किद करवाने में असल रूह रवां कौन है? फैसल, इसके रूह रवां का भी हम जिक्र करेंगे और इसके पीछे बहुत बड़ी एक पूरा प्रॉपर प्लान शामिल है कि किस तरीके के साथ वो प्लान जो गुज़श्ता कई सालों से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, जिसके ज़रिए से पीको के असासों के ऊपर और उसकी कीमती अराजी के ऊपर एक कंट्रोल हासिल करना है, उस मकसद के लिए मामला आगे बढ़ रहे हैं। और इस मामले के सामने सबसे बड़ी एक रुकावट बने थे MD पीको। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पीको वो कंपनी इंजीनियरिंग के शोबे में मुल्क की एक तारीखी तरीन ये कंपनी है, जो कि हमें पाकिस्तान के बाद इंजीनियरिंग के शोबे में ग्राहक किदर खिदमात से अंजाम दे रही है और बहुत सी मसनूआत तैयार करती है। बजाय इसके इस कंपनी को हम ज़बरदस्त तरीके से रन करते हैं और इसकी अशिया को ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क इस्तेमाल किया जाता बल्कि हम एक्सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलूबा इसके ऊपर तवज्जो न देने से और इसके मामला शफाफ अंदाज में न चलाए जाने के बायस ये इदारा मुसलसल माली मुश्किलात से दो चार होता रहा। लेकिन असल मामला, असल खराबी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब 2003 में नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने खिलाफे ज़ाब्ता, खिलाफे कानून इस कंपनी के अंदर वफाकी हुकूमत के, जो कि वजारत सनत व पैदावार के मातहत ये कंपनी है, वफाकी हुकूमत की इस कंपनी के अंदर मेजोरिटी शेयर होल्डिंग थी। और कोई भी वफाकी हुकूमत की कंपनी हो, जब भी उसकी शेयर होल्डिंग अगर ऑफ लोड की जाती है, शेयर फरोख्त किए जाते हैं, इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि उस कंपनी के अंदर हुकूमत की मेजोरिटी रहे। चूँकि उस मुतलका कंपनी के बहुत से असासे होते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग होती है ताकि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वफाकी हुकूमत अपने बेहतरीन फैसले कर सके। इसलिए उस कंपनी के अंदर वफाकी हुकूमत की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग को यकीनी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि चूंकि बदनीति पर मबनी इकदाम था, वजारत खजाना की हिदायत के बरक्स, प्राइवेटाइजेशन कमीशन की हिदायत के बरक्स, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने स्टॉक एक्सचेंज के कुछ ब्रोकर्स और कुछ लोगों के साथ मिली भगत करके इस कंपनी के शेयर्स, जो कि पहले वफाकी हुकूमत के पास 2003 में 54% थे, सिर्फ 3% शेयर्स आप फरोख्त कर सकते थे, वो भी पेश की मंजूरी हासिल करना लाजिम थी प्लानिंग कमीशन की, वजारत खजाना की। लेकिन नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने मिली भगत करते हुए, गठजोड़ करते हुए कुछ ब्रोकर्स के साथ इस कंपनी के 20.73% शेयर निजी कंपनियों को फरोख्त कर दिए, जिसके नतीजे में वफाकी हुकूमत की इस कंपनी के अंदर मेजोरिटी शेयर होल्डिंग खत्म हो गई। और फैसल आप सुनकर हैरान होंगे, वो कंपनी जिसकी लाहौर में 20,000 कनाल इंतहाई कीमती अराजी मौजूद है, जिसके 40 अरब रुपए से ज्यादा असासे, जिसके असासों की जो कंपनी हामिल है, उसके 20.73% शेयर सिर्फ 80 लाख रुपए में फरोख्त किए गए। मिली भगत थी, बहुत बड़ा ये स्कैंडल था। उसके बाद नैब ने 2008 में इसकी तहकीकात का आगाज किया। ठीक भट्टी साहब, बहुत डिटेल में आपने बताया है। अहम मामला 20,000 कनाल वो अराजी है जो इस कंपनी की है, और उसके बाद फिर 20% शेयर जो है वो सिर्फ 80 लाख में बेच दिए गए। ये मजाक नहीं तो और क्या है इस कौम के पैसे के साथ। पेशावर से तैमूर खान हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर, तैमूर, आपकी ये खबर है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हाई प्रोफाइल केसेस को डिफ्यूज़ करने के लिए नैब के बजाय महकमा एंटी करप्शन को देने की मनसूबाबंदी कर ली। पहले खबर आई थी कि जो मुबैना तौर पे जो घपला 5 करोड़ रुपए से कम होगा वो तो महकमा एंटी करप्शन को दिया जाएगा, उससे ऊपर के घपले नैब के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। लेकिन अब इस पर नज़रसानी क्यों की जा रही है?
जी, खैबर पख्तूनख्वा का जो एहतसाब कमीशन है वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल ही रहा, शुरू दिन से ही कंट्रोवर्शियल रहा। और जब इनको ख़त्म करने का फैसला किया गया तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये कहा था कि जो हाई प्रोफाइल केसेस है 5 करोड़ से जो ऊपर के वो हम नेब को भेजेंगे, और जो बाकायदा 5 करोड़ से जो कम केसेस है वो हम एंटी करप्शन को भेजेंगे। लेकिन अभी जो रिपील एक्ट आया है और वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इन लोगों ने पेश भी किया है, तो उसमें ये लिखा गया है कि जो सारे केसेस है, जो सारे एसेट्स है वो महकमा एंटी करप्शन को ही जाएंगे। तो अभी अगर हम देखें तो एहतसाब कमीशन ने 32 रेफरेंसेस दायर किए थे एहतसाब कोर्ट में, उसमें से 5 का फैसला आया है और 27 अभी भी ज़ेर समाअत है। इसी तरह जो इन्वेस्टिगेशन है वो 9 केसेस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और 24 इंक्वायरियां हो रही है। अभी वो सारी के सारी ही एंटी करप्शन को जाएंगी। तो उसमें अगर हम देखें तो तकरीबन रेफरेंसेस में जो है तकरीबन 9 से 10 तक या 11 तक ऐसे रेफरेंसेस है जो जिसकी मालियत 5 करोड़ से कम है, और बाकी जो है उनकी मालियत 5 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा इसमें जो बड़े बड़े लोगों के नाम भी आ रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और जो इंक्वायरी भी हो रही है, उसमें तो बड़े ऑफिसर भी है, पॉलिटिशियन भी है और लोग भी उसमें हैं। अगर हम एंटी करप्शन की कैपेसिटी को देखो तो एंटी करप्शन को रन करने वाला होता है ग्रेड 18 का एक ऑफिसर होता है, और उसकी कानून में यह है कि अगर आप ग्रेड 17 के ऊपर से ऑफिसर को अरेस्ट करते हैं तो उससे अरेस्ट करने से पहले यू हैव टू टेक अ प्रायर परमिशन फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी। और इसी तरह अगर आप प्रोविंशियल असेंबली के किसी मेंबर को अरेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपने परमिशन लेनी होती है स्पीकर असेंबली से। तो इससे आप अंदाजा लगा ले कि अगर एक हेड जो है डायरेक्टर एंटी करप्शन है वो ग्रेड 17 से ऊपर के ऑफिसर को अरेस्ट नहीं कर सकता तो इनकी कैपेसिटी क्या होगी। इसके अलावा इनके पास एक्सपर्ट भी नहीं है। रिपील एक्ट में यह भी लिखा गया है कि जो जितने भी केसेस है, रेफरेंसेस है, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरीज है, उनकी दोबारा रिव्यू की जाएगी। अंदाजा लगाया जाएगा कि आया ये ठीक भी है, ठीक नहीं है। तो इनके पास तो कैपेसिटी है ही नहीं, इनके पास एक्सपर्ट लोग नहीं है, ट्रेन लोग नहीं है, तो किस तरह ये लोग इनको रिव्यू करेंगे, किस तरह ये इन लोगों को दोबारा जो है ना केसेस को दोबारा बनाएंगे। और इस अगर हम देखें तो नेब की जो कानून है और इस तरह एहतसाब एंटी करप्शन की जो कानून है उसमें डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा है। एंटी करप्शन की कानून जो है वो इंतहाई मिल्ड है और नेब की जो है वो इंतहाई सख्त है। नेब के पास बाकायदा एक्सपर्ट भी मौजूद है। लेकिन जब हाई प्रोफाइल केसेस है और कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं तो इसलिए सूबाई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यू टर्न ले लिया और सारे केसेस नेब के बजाय अभी एंटी करप्शन को भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा रिपील एक्ट में एक और चीज भी लिखी है, जितने भी एम्प्लॉइज हैं एहतसाब कमीशन के और जो रेगुलर हो चुके हैं तो बाकायदा तौर पर उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। अगर एहतसाब कमीशन में ये पहले HR एक रिव्यू हुआ था, उस वक्त जो डायरेक्टर इंटरनल मॉनिटरिंग थे ब्रिगेडियर रिटायर तारिक साहब, उसने एक रिव्यू लिखा था और वो रिव्यू में बाकायदा तौर पर हर एक एम्प्लॉय का उसने जिक्र किया था कि इसमें मेजॉरिटी लोगों ने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थे वो फेक जमा किए गए थे। इस तरह के लोगों को हायर किया गया था जो बाकायदा तौर पर वो क्राइटेरिया को मीट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसे लोग भी अभी परमानेंट हो चुके हैं। तो आया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो कमेटी बनाएगी, जो उस वक्त एहतसाब कमीशन की जो डायरेक्टर इंटरनल मॉनिटरिंग ने वो रिव्यू लिखा था और रिव्यू किया था, आया उनको भी मद्देनजर रखा जाएगा कि नहीं? तो ये इंतहाई गंभीर सूरत हाल है और इससे साफ अंदाजा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बाकायदा तौर पर डिफ्यूज कर दिया। 80 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया गया, 4 साल तक एहतसाब कमीशन रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कारकर्दगी जीरो है। और अभी जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है वो भी नेब के बजाय एंटी करप्शन को दिए जा रहे हैं। अगर चेयरमैन नेब और चीफ जस्टिस इसमें सो मोटो ले और वो दे के और वो केसेस जो है हाई प्रोफाइल जो केसेस है वो नेब को ट्रांसफर करे तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। और एहतसाब कमीशन पे जितना खर्चा आया है अभी कानून में तरमीम करके एंटी करप्शन की जो इख्तियार था मुख्तलिफ केसेस को देखने का, वो 5 करोड़ रुपए तक महदूद कर दिया गया था। अब अगर केसेस दोबारा एंटी करप्शन को भिजवाए जा रहे हैं तो इन केसेस के अंदर क्या कुछ ऐसे केसेस भी मौजूद हैं जिनकी मालियत या स्कैंडल का हुजम 5 करोड़ रुपए से जायद हो? अगर वो हुजम 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस कानून के मुताबिक तो एंटी करप्शन इस केस की तहकीकात कर ही नहीं सकती। जी, जो रेफरेंसेस है 27 रेफरेंसेस हैं वो दोबारा इसको रिव्यू करेंगे एंटी करप्शन, और उस रेफरेंसेस में 27 में से मेरे ख्याल में 9 से 11 तक ऐसे हैं जिसकी मालियत 5 करोड़ से कम है, और बाकी मानदा जो जितने भी है रेफरेंसेस उसकी मालियत 5 करोड़ से ज्यादा है। तो ये है अभी
डायरेक्टर एंटी करप्शन से मेरी बात हुई तो इंटरेस्टिंगली वो खुद भी बेखबर निकला। उसने कहा कि मेरे ख्याल में, उनके अल्फाज को मैं कोट कर रहा हूं, वो कह रहा था कि मेरे ख्याल में अभी इस तरह कुछ नहीं है, और ये जुबानी तौर पर ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी, एहतसाब कमीशन और एंटी करप्शन की जुबानी अंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि 5 करोड़ से कम केसेस को एंटी करप्शन डील करेगा, 5 करोड़ से ज्यादा के केसेस को एहतसाब कमीशन से। आप हमारे साथ मौजूद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इंतहाई अहम मामला है फजल तवाब कोयटा से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फजल, महकमा रेवेन्यू बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ, 9 अरब 48 करोड़ 38 लाख रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। इसके साथ साथ और भी महकमे हैं, उनसे मुतालिक भी जो बेज़ाब्तियाँ हैं माली तौर पर आप बता रहे हैं, आप हवाला दे रहे हैं रिपोर्ट का। ये बताइएगा ये किसकी रिपोर्ट में बताया गया है और ये किस दौरानिए के दौरान हुआ सब? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में तो तकरीबन कोई महकमा ऐसा नहीं है जिसमें करप्शन नहीं की गई हो। तो इसी तरह महकमा रेवेन्यू में मजमूई तौर पर ये बताया जा रहा है कि तकरीबन कोई 9 अरब 48 करोड़ 30 लाख रुपए की बेकायदगियाँ सामने आई हैं। महकमा रेवेन्यू वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर जो अफसरान की तानियातें हैं उनमें भी जो है हर अफसर ये चाहता है कि मैं जो है इस महकमे में जो है तैनात हो सकूं, इस महकमे की जो है मैं काम कर सकूं। तो ये हाल ही में जो ऑडिटर जनरल ऑफ बलूचिस्तान की रिपोर्ट आई है साल 2017 और 18 जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि 2015-16 के दौरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान की जानिब से ज़मीनों की खरीदारी समेत मुख्तलिफ मद में 5 अरब रुपए, जबकि इसी तरह लसबेला और जाफराबाद के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो दफातर है वहाँ पर पानी की फराहमी के लिए कम रेट्स रखे गए थे उससे कम जो है बिना पर कौमी खजाने को 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर लसबेला के दफ्तर के जमींदार जो दफ्तर है वहां पर जमींदारों के लिए जो मुकर्रर टैक्स था जो जमींदारों से लेना था वो नहीं लिया गया, वो हासिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से 14 लाख रुपए से का इजाफी बोझ जो है वो खजाने को बर्दाश्त करना पड़ा। इसी तरह गवादर में हाल ही में हमने देखा कि नैब की हुकाम की जानिब से भी जो है वहां पर गिरफ्तारियां सामने आई है। गवादर में जो इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए जो ज़मीनें अलाट की गई और वहाँ पर जो ज़मीनों की खरीद फरोख्त की गई उसमें भी बड़े पैमाने में जो करप्शन है वो सामने आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि मिली भगत और कुछ दे और कुछ ले वाला मामला करके वहाँ पर ज़मीनें अलाट की गई और ऐसे अफराद के नामों पर ज़मीनें अलाट की गई हैं जिनका जो है उससे ताल्लुक ही नहीं है, वो गरीब वहाँ के मुलाजमीन हैं, उनके नामों पर करोड़ों रुपए की ज़मीनें अलाट की गई है। जेली शनाख्त के जरिए नैब ने अब जीडा के जो एमडी है और जीडा के जो जीएम है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है और तहकीकात चल रही है। साथ ही साथ इसी तरह महकमे रेवेन्यू में पटवारी की पोस्ट के लिए ये कहा जा रहा है कि तकरीबन कोई एक पटवारी की पोस्ट के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं कि वो वहां पर तैनात किया जाता है। तो साथ ही साथ इसी तरह जो करप्शन की जो कहानी थी वो ख़त्म नहीं होती रही और स्कॉलरशिप की मद में इस महकमे रेवेन्यू के डिपार्टमेंट से तकरीबन कोई 70 लाख रुपए की जो रकम है वो निकाली गई, मगर रिकॉर्ड जो है वो फराहम नहीं किया गया, ना ही कोई रिकॉर्ड मौजूद है। और इसी तरह पोलियो की मद में तकरीबन 5 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है वो रखी गई, मगर उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ताहम अवामी हल्के जो सियासी जमातें हैं वो यही मुतालबा कर रही है कि जो नैब है और दीगर जो
इदारे हैं, तहकीकाती इदारे हैं, वो इस मामले का नोटिस ले। मगर यहाँ पर बदकिस्मती से एक बात सामने आई है कि ये जो रिपोर्ट जो मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, नाजरीन के सामने रख रहा हूँ, ये रिपोर्ट बलूचिस्तान असम्बली के ऐवान में असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा भी है, असम्बली की मलकियत भी है ये रिपोर्ट। मगर ताहम अब तक ना ही हुकूमती और ना ही अपोजिशन अरकान की जानिब से इस ऑडिट रिपोर्ट पे कोई बात की गई है कि इसमें इतने बड़े पैमाने पे जो महकमे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहाँ पर करप्शन की गई है, इसकी तहकीकात की जाए। बिल्कुल सही। फजल साहब आप ये बताइए कि बहुत से ऐसे मामला थे, अरबों रुपए के मामला है जहां पर रकम खर्च की गई लेकिन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अमूमी तौर के ऊपर ऐसे केसेस में बजाय इससे को ऑडिट पैरा बनाते हैं, वो डायरेक्ट उसके एंड पे लिखा जाता है कि इस मामले को नैब या FIA को भिजवाया जाए, क्योंकि ये वाज़े शफाफ तौर के ऊपर वाज़े तौर पर लगती है कि ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बेज़ाब्तगी नहीं बल्कि करप्शन हुई है। तो क्या इन्हें ऑडिट पैरास के अंदर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की टीम की जानिब से क्या रिकमेंडेशन की गई हैं ऐसे केसेस के अंदर जहां पर रकम खर्च हो गई है, अरबों रुपए की रकम है लेकिन रिकॉर्ड सिरे से मौजूद नहीं है? रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्तलिफ जो मैंने कहा कि जैसे पोलियो और स्कॉलरशिप और दीगर जो मामलात में जो पैसे निकाले गए हैं और रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि तमाम पैसे जो है वो वापस जमा कराया जाए। और इस रिपोर्ट को बलूचिस्तान असम्बली की जो इजलास था पिछला, उसमें बाकायदा इसको टेबल भी किया गया है। मगर अफसोस के साथ बदकिस्मती समझी जाए कि हमेशा हमने देखा, माजी में भी देखा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आ जाती है मगर उसके बाद ना ही कोई हुकूमत की जानिब से ना ही अपोजिशन की जानिब से इस पर बात की जाती है। लिहाजा अवामी हल्के और जो सियासी जमातें हैं वो यही मुतालबा कर रही हैं कि जब भी ऑडिटर जनरल फजल तवाब आपने बहुत डिटेल में बताया बेज़ाब्तियों का अहवाल जो बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ। सब आपकी तरफ आते हैं। बरतानवी कंपनी को सिंध में गैस की फराहमी का लाइसेंस देने के लिए ओगरा की जानिब से बहुत उजलत से काम लिया जा रहा है और जो डिमांड है, जो शराइत हैं, वो भी बहुत सी ऐसी हैं अभी तक इस कंपनी की जानिब से पूरी नहीं की गई। आखिर ऐसी उजलत क्या हो गई ओगरा की मैनेजमेंट को? फैसल, मामला ये है कि ट्रैफेगेरा कंपनी है जो कि बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड से मुल्क से वाबस्ता ये कंपनी है और इस कंपनी ने ओगरा में दरख्वास्त जमा करवाई कि वो LNG की इंपोर्ट करके LNG फ़रोख्त करना चाहती हैं सिंध में सुई सदरन के सिस्टम के ज़रिए, यानी कि सिंध और खैबर सिंध और बलूचिस्तान में उसे गैस की फ़रोख्त का, RLNG की फ़रोख्त का उसे लाइसेंस दिया जाए। ओगरा ने ये जब दरख्वास्त मौसूल की तो ओगरा रूल्स के मुताबिक या किसी भी रेगुलेटर के रूल्स के मुताबिक सबसे पहले उस दरख्वास्त की काबिल समात होने का फैसला किया जाता है। काबिल समात होने के अंदर आप ये देखा जाता है कि जो मतलूबा जो ओगरा के रूल्स हैं, क्या उन रूल्स के मुताबिक तमाम तर शराइत व ज़वाबित मुतलका कंपनी ने पूरे कर दिए हैं, क्या ये कंपनी इंटाइटल है कि उसकी दरख्वास्त के ऊपर समात मुनक्किद करके उसको लाइसेंस जारी करने की अगली कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन ओगरा ने एक उजलत का मुजाहरा किया। जब उस कंपनी ने लाइसेंस के हसूल के लिए दरख्वास्त दी, जब उस दरख्वास्त का एडमिशन होना था, जब उसको काबिल समात करार देना था, उस मौके के ऊपर बहुत से ऐसे शराइत व ज़वाबित थी जो कि ओगरा के गैस नेटवर्क कोड के मुताबिक होनी चाहिए थी, थर्ड पार्टी एक्सेस रूल्स के मुताबिक ओगरा को उसको इंश्योर करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर सरफ नज़र की गई, दरख्वास्त को पहले मरले के अंदर काबिल समात करार दिया गया। काबिल समात करार देने के बाद ओगरा अथॉरिटी ने यह फैसला किया कि 18 दिसंबर को कराची में समात मुनक्किद होनी चाहिए, चूँकि ट्रैफेगेरा कंपनी ने सुई सदरन के सिस्टम के साथ उसका सुई सदरन गैस कंपनी का पाइप नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए गैस फ़रोख्त करनी है। वहाँ पर उसके रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ पर इंटरवीनर्स होंगे, वहाँ पर यह समात मुनक्किद की जाए। 18 दिसंबर को समात मुनक्किद करने के लिए बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक इश्तिहार जारी किया गया जिसके अंदर वाज़े तौर पर यह लिखा गया अगर किसी को कोई मुफद्दर मालूमात चाहिए, किसी की कोई क्यूरी है, किसी को कोई शिकायत है, तो वो ट्रैफेगेरा कंपनी के एक नुमाइंदे का नंबर वहाँ पर इस इश्तिहार में मेंशन किया गया कि वो कोई शख्स ओगरा से बराह रास्त सवाल जवाब करने की बजाय अगर किसी के पास कोई सवाल है, किसी को कोई एतराज़ है, तो वो ट्रैफेगेरा कंपनी के मुतलका शख्स से रब्ता करके उससे जवाब हासिल करें। ये बड़ा हैरान कुन इकदाम था। पहली मरतबा ऐसा देखने का मौका मिला
और नेपरा की जानिब से भी हम बसाओ का मुख्तलिफ कंपनियों को लाइसेंस जारी करने के लिए प्रोसीडिंग्स होती हैं। ओगरा पहले करता रहा है, पीटीए करता है, लेकिन हमेशा अगर स्टेक होल्डर्स को और दीगर किसी भी शख्स को कोई शिकायत है, कोई इजाफी मालूमात हासिल करनी है, तो मुतलका कंपनी का उन्हें नंबर नहीं दिया जाता, बल्कि रेगुलेटर खुद उस मामले को डील करता है। लेकिन यहाँ पर पहले मरले के अंदर ही, जहाँ पर पहले तमाम कवायद ज़ाबित पूरे नहीं थे, फिर नंबर भी मुतलका कंपनी के अफसर का दिया गया, ताकि जब वो समात के अंदर आए, जितने सवालात उठे तो उनके पास उनके जवाब होने चाहिए। मतलब ये हाँ भी उनको फैसिलिटेट किया गया। 18 दिसंबर को बिलाखिर फिर अवामी समात मुनक्किद हुई, जो कि ओगरा रूल्स के मुताबिक लाजिम थी। उस समात के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि वहाँ पर जो गैस की फ़रोख्त के हवाले से जो ट्रैफिगरा कंपनी ने जो अपनी दरख्वास्त जमा करवाई थी, और जो स्पेशली ओगरा के गैस नेटवर्क कोड के मुताबिक लाइसेंस हासिल करने के लिए लाजिम था कि आपके पास यानी ट्रैफिगरा कंपनी के पास 10 मिलियन क्यूबिक फीट गैस यौमिया फ़रोख्त करने के लिए उसके पास ख़रीदार मौजूद होना चाहिए। उस कंपनी ने जिन अपने दरख्वास्त के अंदर जिन खरीदारों के नाम मेंशन किए थे, जिनके कॉन्सेंट दिए थे, उन्होंने वहाँ पर समात के दौरान उस बात से इनकार किया, जिसके अंदर हालमोर कंपनी थी, जिसके अंदर सफ़ायर कंपनी थी, और इसके साथ CNG डीलर्स एसोसिएशन थे। इन तीनों लोगों के साथ मतलूबा मुआहदे मौजूद नहीं थे कि ये लोग, ये कंपनियां, ये शोबाजात हमसे गैस खरीदेंगे। इस मामले को टेकअप किया गया, लेकिन चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा अदल साहिबा ने इनका उस वक्त इस मामले को कोई खातिर खास ज़्यादा नहीं इसको तवज्जो दी। उसके बाद जो दूसरा मामला था कि थर्ड पार्टी रूल्स के तहत गैस कंपनी यानी स्विस सदरन के साथ भी MOU होना चाहिए था, जो कि ताहाल दस्तखत नहीं किया गया था। उसके साथ ये वो सारी वहाँ पर एनॉमलीज थी जहाँ पर वो पॉइंट आउट की गई, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। अगर इस उजलत के साथ आप करते हैं तो अल्टीमेटली ये खिलाफ ज़ाब्ता लाइसेंस का इजरा कंसीडर होगा। लेकिन उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस से कबल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला जारी कर दिया था, जो कि दोहरी शरीयत से मुतल्लिक था। और हमने अपने प्रोग्राम में यह मामला टेकअप किया था कि ओगरा के मेंबर आयल अब्दुल्ला मलिक साहब दोहरी शरीयत के हामिल हैं, वो भी बरतानी शहरियत रखते हैं। बरतानिया के अंदर मुख्तलिफ ऑयल एंड गैस कंपनी से वो बस्ता रहे हैं, और ट्रैफिगरा का बैकग्राउंड भी बरतानिया के साथ वाबस्ता है। तो लिहाजा ऐसे मौके के ऊपर फिर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी बड़े आला ओहदों के ऊपर दोहरी शरीयत के हामिल अफराद को जो तैनात थे उनको हटाने के मुतल्लिक अपना फैसला दिया कि वाज़े तौर के ऊपर या तो वो दोहरी शरीयत तर्क करें या वो उस ओहदे से अलग हो जाए। लेकिन अब्दुल्ला मलिक साहब इस ओहदे पर मौजूद थे, और अब इस बात का खदशा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद कि अगर उन्हें अपना उधर छोड़ना पड़ता है तो ओगरा अथॉरिटी का कोरम टूट जाएगा, फिर ये लाइसेंस जारी नहीं हो सकेगा। उजलत के अंदर फैसले करने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज स्वीस नॉर्दर्न गैस कंपनी का फाइनल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट से मुतल्लिक फैसला जारी किया गया, जिसके ऊपर अब्दुल्ला मलिक साहब के दस्तखत जारी हैं। हमारे ज़राए कहते हैं कि ट्रैफिगरा कंपनी को, जिसने तमाम शराइत ज़वाबित ताहाल पूरे नहीं किए, उसको लाइसेंस जारी करने की भी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। जल्द अज जल्द चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल साहिबा ये लाइसेंस जारी करना चाहती हैं। इस हकीकत के बावजूद कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल साहिबा की तकर्री को भी खिलाफ कानून डिक्लेयर किया जा चुका है, बजाय इसके कि पहले ये मामला तय हो, बल्कि फैसले साजी के अंदर उसकी बरकरफ्तारी के साथ फैसले करने का भट्टी साहब, बहुत डिटेल में आपने बताया। मुझे होती साहब की जानिब जाना है। होती साहब, क्या खबर है आपके पास? जी, खबर ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 बड़े सरकारी अदारे हैं जिनमें सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है। उसमें मासूलात हैं, बैंक हैं और ठेके हैं। इनके अलावा अब एक और एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा करप्शन है, और ये इन तीनों से आगे निकल चुका है। वो है टाउनशिप, यानी कि जो नए नए टाउन बन रहे हैं, ये बड़े बड़े टाउन जो हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हो रही है कि इसके करप्शन का लेवल बहुत बढ़ गया है। इसमें 8 जगह करप्शन की जा रही है। एक है प्लाट का साइज और फ्लैट का साइज, दूसरा है प्लाट की लोकेशन, तीसरा है पार्क, चौथा है स्कूल, फिर सड़कें, पानी और ड्रेनेज सिस्टम, और कीमत मुसलसल बढ़ाते रहना। जो लोग टाउनशिप्स में प्लॉट लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, उनके साथ ये 8 फ्रॉड हो रहे हैं। इसमें यह किया जा रहा है कि वो उनके पैसे जाया कर दिए जाते हैं, उनको सही लोकेशन पे प्लॉट नहीं मिलता, सही साइज का नहीं मिलता, सही फ्लैट नहीं मिलता, और फिर जो बाकी सहूलियात जो मैंने बताई वो सहूलियात सही नहीं मिलती, हत्ता कि कब्रिस्तान की जमीन भी छोटी कर दी जाती है। जो इस तरह के फ्रॉड हैं, इनसे डील करने के लिए कोई कानून क्लियर कट मौजूद नहीं, कोई अदालतों के पास क्लियर कट सिस्टम नहीं कि वो इनसे कैसे डील करें। लिहाजा इसके लिए एक बिल सेनेटर मोहसिन अजीज साहब ले आए हैं, जो कि अनकरीब
सेनेट में आ जाएगा और वो रीडिंग के लिए चला जाएगा। उस रीडिंग के बाद उसको पास कर लिया जाएगा क्योंकि वो कमेटी से पास हो चुका है। अब ये बिल जो है इसमें दो काम होंगे। नंबर एक, कानून को क्लियर कट लिखा जाएगा कि ये जो 8 मसाइल हैं इनके जरिए जो फ्रॉड किए जाते हैं उन फ्रॉड की तौज़ीह कर दी गई है, उनकी डेफिनेशन कर दी गई है कि ये किस तरह के फ्रॉड हैं और कौन सी दफा लगती है हर एक पे। इसके अलावा क्या किया गया कि रूल्स बना दिए गए हैं कि अदालतें इनके तहत मुकदमात के फैसले किस तरह करेंगी, इसमें मुकदमा किस तरह दाखिल किया जाएगा, जो मुतल्लिका दफा होगी उसके तहत मुतल्लिका फ्रॉड का जो FIR है वो दाखिल कराई जाएगी। पहले ये होता था कि वकला को भी मालूम नहीं था कि भाई एक मसलन स्कूल नहीं है वहां पे, तो आप किस दफा के तहत ये कहेंगे कि हमसे स्कूल का वादा किया गया था, पार्क नहीं है, लोकेशन गलत है प्लाट की, साइज प्लाट का छोटा है या उस फ्लैट का साइज छोटा है, तो हम किस दफा के तहत करेंगे। अब इसमें बाकायदा दफात मेंशन करके आसानी कर दी गई है और बहुत जल्द इस फ्रॉड को रोकने या फिर इस फ्रॉड के बाद सजा देने का कानून जो है वो अब सेनेट में आ रहा है। और ये पहली बार होगा पाकिस्तान में कि टाउनशिप में फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं, जो टाउनशिप बनाते हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो मालिकान हैं, उनके खिलाफ बाकायदा सही कानून आ रहा है जिसके तहत उनकी सजाएं भी मुतय्यन कर दी जाएंगी कि अगर आपने प्लाट छोटा दिया है या फ्लैट छोटा दिया है या लोकेशन गलत की है या स्कूल नहीं दिया या कब्रिस्तान की जगह छोटी कर दी गई है या पार्क नहीं दिया या पानी का सिस्टम ठीक नहीं है, तो आपके तहत इनमें से किसी एक या इन सब के बारे में कौन सी दफात लगेंगी और उन दफात के तहत जज किस तरह फैसला करेंगे, जो वकील है वो किस तरह अपने दलाइल देंगे, और फिर जब सजा होगी वो कितनी होगी और जुर्माने कितने होंगे। इसमें काफी सख्त सजाएं रख दी गई हैं और अब ये बिल इसी हफ्ते शायद सेनेट में पास हो जाए। होती साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब, आज सोहेल इकबाल भट्टी साहब आपका, दीगर नुमाइंदगान का भी बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।